ये कहानी किसी नायक की नहीं है। ये कहानी किसी महान आदमी की भी नहीं है। ये कहानी उस आदमी की है जिसका नाम कभी अखबार में नहीं छपा, जिसकी तस्वीर कभी दीवारों पर नहीं लगी और जिसकी मौत पर भी सिर्फ मिट्टी ने शोक मनाया। उस आदमी का नाम था हरदेव। सोनापुर नाम का एक गांव था, नक्शे में छोटा पर जिंदगी के बोझ से भरा हुआ। सोनापुर में सुबह मुर्गे की बांग से नहीं, किसानों की सांसों से होती थी। हरदेव भी उन्हीं सांसों में से एक था। हरदेव की उम्र का हिसाब किसी कागज में नहीं था। उसकी उम्र उसकी झुकी हुई पीठ में लिखी थी, हथेलियों की दरारों में दर्ज थी और आंखों में जम चुकी थकान में छुपी थी। वो किसान था, या शायद किसान कहलाने की कोशिश करता हुआ आदमी। उसके पास 2.5 बीघा जमीन थी। लोग कहते थे इतनी जमीन में तो घर चल सकता है, पर सच ये था कि जमीन उसकी थी और जमीन पर उसका अधिकार नहीं था। हर सुबह सूरज से पहले हरदेव उठ जाता। कोई अलार्म नहीं, कोई घड़ी नहीं, बस शरीर की आदत थी और पेट की मजबूरी। वो हल उठाता, कंधे पर रखता और खेत की तरफ चल पड़ता। जब हल मिट्टी में धंसता तो ऐसा लगता जैसे जमीन उसके दर्द को पहचानती हो। हरदेव हल चलाता था, पर मन में हमेशा एक डर रहता था कि ये फसल उसकी नहीं होगी। फसल से पहले लाला भवानी दास आ जाएगा, ब्याज गिनाएगा, हिसाब बताएगा और हरदेव सिर झुका लेगा। उसकी पत्नी थी सरसों। सरसों बहुत ज्यादा बोलने वाली औरत नहीं थी, पर उसकी चुप्पी में पूरे घर की आवाज बसती थी। वो चूल्हे के पास बैठती, रोटियां सेंकती और हर रोटी के साथ एक उम्मीद पलटती। उसे हरदेव से शिकायत नहीं थी, उसे जिंदगी से भी शिकायत नहीं थी। बस उसे डर लगता था कहीं जिंदगी उनसे सब कुछ छीन न ले। घर में एक बेटा था, मोहन। मोहन उम्र में छोटा था, पर सवाल बहुत बड़े करता था। उसे पढ़ने का शौक था। किताबों को वो ऐसे देखता जैसे वे कहीं दूर ले जा सकती हों। हरदेव यह सब देखता था और भीतर ही भीतर कुछ टूटता रहता था, क्योंकि सपने सस्ते होते हैं, उन्हें पूरा करना महंगा पड़ता है। एक दिन मोहन ने कहा था कि वो बड़ा आदमी बनना चाहता है। हरदेव ने सुना, मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानता था बड़े आदमी बनने से पहले छोटे आदमी को मरना पड़ता है। सोनापुर में सबसे बड़ा आदमी लाला भवानी दास था। बड़ा शरीर, मीठी आवाज और दिल में सूद का पत्थर। वो जब हरदेव के घर आता तो घर छोटा लगने लगता। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं होता था, बस हिसाब होता था, और हिसाब हमेशा हरदेव के खिलाफ होता था। साल बीतते गए, कभी सूखा आया, कभी बाढ़, कभी फसल खड़ी रह गई तो कभी गिर गई, पर हर साल कर्ज खड़ा रहता था। हरदेव की एक गाय थी, घर की सबसे कीमती चीज। उसी गाय के दूध से घर चलता था। एक दिन गाय बीमार पड़ गई। सरसों ने उसकी सेवा की। हरदेव ने खेत छोड़ा, पर बीमारी गरीब की बात नहीं सुनती। गाय मर गई। उस दिन घर में कोई रोया नहीं, बस बहुत देर तक कोई कुछ बोला नहीं। हरदेव बाहर आंगन में बैठा रहा, मिट्टी को देखता रहा, जैसे कोई अपना उसे छोड़कर चला गया हो। उसी साल गांव में खबर आई, सरकार की योजना, कर्ज माफी। लोगों की आंखों में चमक लौट आई। सरसों ने सोचा शायद अब हालात बदलेंगे। हरदेव ने सोचा कागजों में उसका नाम होगा या नहीं। वो तहसील गया। धूप तेज थी, लाइन लंबी थी। जब नंबर आया
तो बाबू ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, नाम लिस्ट में नहीं है। बस इतना ही। हरदेव वहीं बैठ गया, जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसी लाइन में रह गई हो। वो शाम को घर लौटा। सरसों ने कुछ नहीं पूछा, हरदेव ने भी कुछ नहीं बताया। बस उस रात पहली बार उसने मिट्टी से मुंह फेर लिया। और यहीं से हरदेव की कहानी सिर्फ खेत की नहीं रहती। ये कहानी एक आदमी की आखिरी सांसों की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पहला अध्याय समाप्त। हर कहानी में एक मोड़ आता है। कोई तेज मोड़ नहीं, कोई अचानक धमाका नहीं। बस एक दिन जिंदगी बहुत चुपचाप गलत दिशा में मुड़ जाती है। हरदेव की जिंदगी में वो मोड़ मोहन के शहर जाने से आया। उस दिन सुबह सोनापुर में कोई खास हलचल नहीं थी। सूरज रोज की तरह होगा, मुर्गा रोज की तरह बोला और हरदेव रोज की तरह उठ गया। लेकिन उस सुबह उसकी आंखों में नींद नहीं थी। मोहन आंगन में बैठा अपनी छोटी सी गठरी देख रहा था। कपड़े कम थे, सपने ज्यादा। उसने बहुत कुछ नहीं मांगा था, बस इतना कहा था कि शहर में काम मिल गया है। काम जो पढ़ाई से जुड़ा नहीं था, काम जो सपनों से मेल नहीं खाता था, लेकिन काम पेट से जुड़ा था। हरदेव जानता था कि यह फैसला गलत है और फिर भी उसने मना नहीं किया, क्योंकि कुछ गलत फैसले जरूरी हो जाते हैं। सरसों ने मोहन के लिए सूखी रोटियां बांधी। न कोई मिठाई, न कोई तिलक, बस माथे पर हाथ रखा और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। जब औरतें चुप रहती हैं तो वे सबसे ज्यादा बोल रही होती हैं। मोहन चला गया, पांवों में चप्पल, कंधे पर गठरी और आंखों में घर की आखिरी तस्वीर। हरदेव ने उसे जाते देखा, देखता रहा जब तक वो धूल में खो नहीं गया। उस दिन हरदेव खेत नहीं गया। उसने हल उठाया था पर जमीन तक नहीं पहुंचा। वो आंगन में बैठा रहा, मिट्टी को देखता रहा, जैसे जमीन उससे पूछ रही हो, अब किसके लिए उगाऊं? शहर मोहन को निगल गया। काम कठिन था, मजदूरी भारी, दिन भर ईंटें उठाना, रात को जमीन पर सो जाना। लेकिन हर महीने वो थोड़ा थोड़ा पैसा भेजता। पैसा नहीं, आश्वासन भेजता। सरसों हर बार पैसे को नहीं देखती थी। वो लिफाफे को छूती थी जैसे बेटे का माथा छू रही हो। हरदेव पैसे को चुपचाप रख देता। उसे पैसे से डर लगता था, क्योंकि पैसा हमेशा किसी कीमत पर आता है। इधर हरदेव का शरीर धीरे धीरे अपना साथ छोड़ने लगा। कमर में दर्द, घुटनों में जलन, सांसों में भारीपन। लेकिन वो रुका नहीं। गरीब आदमी बीमार नहीं पड़ता, वो बस कमजोर होता चला जाता है। एक दिन खेत में वो गिर पड़ा। कोई जोर की आवाज नहीं हुई, बस शरीर मिट्टी से ज्यादा देर तक जुड़ा रह गया। लोग आए, उठाया, पानी पिलाया और फिर सब अपने अपने काम में लग गए। हरदेव घर लौटा। सरसों ने उसकी हालत देखी और पहली बार उसकी आंखों में डर साफ दिखा। उस रात हरदेव को बुखार था और सरसों को नींद नहीं। वो चुपचाप हरदेव के पास बैठी रही, कभी उसके माथे पर हाथ रखती, कभी दरवाजे की ओर देखती, जैसे डर रही हो कि कहीं कोई और खबर ना आ जाए। मोहन का खत आया। उसने लिखा था कि शहर अच्छा नहीं है पर वो ठीक है। उसने ये भी लिखा था कि एक दिन सब ठीक कर देगा। हरदेव ने खत पढ़ा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरा। किसान जब रोता है तो वो अपने लिए नहीं रोता, वो अपने बच्चों के लिए रोता है। लाला भवानी दास अब भी आता था, पहले से ज्यादा अधिकार से।
क्योंकि उसे पता था कि हरदेव अब अकेला है। वो हिसाब रखता, कागज दिखाता और मुस्कुराता। उसकी मुस्कान में अब और गहराई थी। एक दिन उसने कहा, अगर पैसे नहीं हुए तो जमीन लिखनी पड़ेगी। हरदेव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और बहुत धीमे से कहा, जमीन लिख देना आसान है, पर जो मैंने इसमें दफन किया है उसे क्या करोगे? लाला हंसा और हंसते हुए चला गया, क्योंकि उसे पता था कागज मिट्टी से ज्यादा ताकतवर होते हैं। उस रात हरदेव देर तक जागता रहा। उसने पहली बार अपनी जिंदगी पूरी तरह देखी, शुरुआत से अब तक, और उसे समझ में आया कि उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न ज्यादा न कम, बस इतना कि जमीन उसकी रहे। सुबह वो खेत गया, मिट्टी को छुआ और बहुत देर तक वैसे ही बैठा रहा, जैसे किसी अपने से आखिरी बार मिल रहा हो। उसी दिन उसकी तबीयत और बिगड़ गई। अब चलना भी कठिन था। सरसों ने कहा, अब बस करो, पर हरदेव नहीं रुका, क्योंकि कुछ लोग काम करते हुए मरना चाहते हैं। मोहन का दूसरा खत आया। उसने लिखा था कि अब वो घर आना चाहता है, काम छोड़ना चाहता है। हरदेव में खत पढ़ा और सिर हिला दिया, जैसे कह रहा हो, अब देर हो गई है। एक शाम वो खेत से लौटा नहीं। लोग ढूंढने गए और उसे उसी जगह पाया जहां वो सबसे ज्यादा काम करता था। मिट्टी ठंडी थी, सांसें नहीं थीं। हरदेव मिट्टी में पूरी तरह मिल चुका था। सरसों आई। वो रोई नहीं, बस बहुत देर तक वहीं बैठी रही। उसने जमीन को देखा और कहा, अब ये तुम्हारी है। कभी कभी आदमी मरता नहीं, वो जमीन बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों। दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। मौत के बाद सब कुछ अचानक खत्म नहीं होता। कुछ चीजें मौत के बाद और साफ दिखाई देने लगती हैं। हरदेव के जाने के बाद सोनापुर वैसा ही दिखता था, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। सरसों के लिए सुबह अब भी आती थी, पर अब सुबह किसी का नाम लेकर नहीं आती थी। वो उठती, आंगन बुहारती, चूल्हा जलाती, सब कुछ वही था। बस एक आदमी हमेशा के लिए गायब था। हरदेव की जगह घर में खाली नहीं थी। वो खालीपन घर से बड़ा था। सरसों जब चूल्हे के पास बैठती तो उसे लगता जैसे कोई अभी बोलेगा, रोटी थोड़ी मोटी रह गई है, पर आवाज कभी नहीं आती। हरदेव को खेत के किनारे दफनाया गया था। गांव वालों ने कहा था, इसी मिट्टी में उसका हक था। सरसों ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी हरदेव किसी और जगह टिक ही नहीं पाता। मोहन को शहर में ये खबर मिली। शहर में दुख भी धीरे पहुंचता है। जब वो दौड़ता हुआ आया तो हरदेव मिट्टी में पूरी तरह मिल चुका था। मोहन बहुत देर तक खेत के किनारे खड़ा रहा। उसने कब्र को देखा। उसे लगा कि बाबा अभी उठेंगे, अभी कहेंगे देर हो गई, पर मिट्टी बिल्कुल चुप थी। उसने घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को छुआ, वही मिट्टी जिसे उसने बचपन में खेलते हुए उछाला था। अब वही मिट्टी उसके पिता की आखिरी पहचान थी। मोहन रोया नहीं। शहर आंसू जल्दी सुखा देता है, पर उसके भीतर कुछ टूट गया, और जब भीतर कुछ टूटता है तो आदमी धीरे धीरे बदलने लगता है।
सरसों ने बेटे को देखा। वो कुछ पल उसे पहचान नहीं पाई। कपड़े अलग थे, चेहरा अलग था, पर आंखें वही थीं, डरी हुई, संयमी। उसने बेटे को गले लगाया, बहुत कसकर, जैसे अगर ढीला छोड़ा तो वो भी कहीं चला जाएगा। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ दुख बोलने से और भारी हो जाते हैं। मोहन यहीं रुक गया। शहर अब उसे रोक नहीं पा रहा था। काम वहां भी था, पर अब वजह नहीं थी। गांव ने मोहन को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। गांव की याददाश्त लंबी होती है। लोगों को याद था, ये वही लड़का है जो शहर चला गया था, और शहर जाने वाले लड़कों से गांव हमेशा थोड़ा डरता है। मोहन खेत में उतरा, वही खेत जहां हरदेव जिंदगी भर झुका रहा। मिट्टी उसके हाथों को परख रही थी। हल भारी लग रहा था। शहर ने उसके हाथ कठोर नहीं बनाए थे। पहले दिन उसके हाथों में छाले पड़ गए, दूसरे दिन कमर में दर्द हुआ, तीसरे दिन वो समझ गया हरदेव क्यों चुप रहता था। रात को वो पिता की कब्र के पास बैठता, कुछ नहीं बोलता, बस बैठा रहता, जैसे अब भी इजाजत मांग रहा हो। क्या मैं ठीक कर पाऊंगा? सरसों सब देखती थी और चुप रहती थी। अब उसकी चुप्पी डर की नहीं थी, वो इंतजार की थी, क्योंकि उसने हरदेव को हमेशा झुका हुआ देखा था। सरसों अभी भी चुप थी, पर उसकी चुप्पी में अब मजबूरी नहीं थी। वो जानती थी अगर ये जमीन गई तो हरदेव सच में मिट जाएगा। सरकारी आदमी आए, नाप जोख हुई, मिट्टी को मापा गया, कागजों को तौला गया। मोहन खड़ा था, शांत, पर उसके भीतर कुछ ठोस हो चुका था। शहर ने उसे एक बात सिखाई थी कि हर लड़ाई शोर से नहीं जीती जाती। सरकारी आदमी ने कहा, दावे दर्ज होंगे, फैसला बाद में होगा। लाला हंसा, क्योंकि उसे पता था वक्त हमेशा गरीब के खिलाफ चलता है। उस रात मोहन देर तक जागता रहा। उसने पिता की जिंदगी को पूरी तरह पहली बार समझा। उसे समझ आया कि हरदेव कमजोर नहीं था, वो बस जिम्मेदारी में बंधा हुआ था। और उसी रात मोहन ने तय किया, वो नहीं झुकेगा, न चिल्लाएगा, न भागेगा, बस डटा रहेगा। सुबह वो खेत में गया, मिट्टी को छुआ और बहुत धीमे से कहा, अब मैं हूं। कुछ आदमी मिट्टी में समाप्त नहीं होते, वे उसी मिट्टी में अगली पीढ़ी बन जाते हैं। तीसरी अध्याय यहीं समाप्त होता है। कुछ फैसले कागजों पर नहीं होते, वे वक्त में लिखे जाते हैं और आदमी की सहन शक्ति से मापे जाते हैं। हरदेव के जाने के बाद जमीन का मामला अब खुलकर सामने आ चुका था। अब यह सिर्फ कर्ज का सवाल नहीं था, यह सवाल था किसकी सांस इस मिट्टी में ज्यादा गहरी है। मोहन जानता था कि यह लड़ाई तेज नहीं होगी, न कोई नारा, न कोई हंगामा, बस लंबा इंतजार। और इंतजार गरीब आदमी की सबसे पुरानी आदत होती है। सरकारी कागज आते जाते रहे, तारीख पर तारीख। हर बार मोहन खेत से निकलकर तहसील जाता, लाइन में खड़ा रहता, कभी पूरा दिन, कभी आधा, और हर बार बिना किसी जवाब के वापस लौट आता। सरसों अब भी चुप थी, पर उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी। वो हर सुबह हरदेव की कब्र के पास जाती, मिट्टी को छूती और बिना बोले लौट आती। लाला भवानीदास बेचैन होने लगा था। उसे डर जमीन खोने का नहीं था, उसे डर था कि कहीं ये लड़का झुक न जाए, क्योंकि झुकने वाले आदमी हमेशा आसान होते हैं। उसने दबाव बढ़ाया, गांव में बातें फैलवाईं, कहा जमीन तो अब मेरी है, कागज पूरे हैं। कुछ लोग मोहन के पास आए, समझाने के लिए। कहने लगे लड़ाई मत करो, जमीन छोड़ दो, शहर चले जाओ। मोहन ने सब सुना और कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था जो आदमी अपनी जड़ छोड़ देता है वो कहीं का नहीं रहता।
एक दिन अंतिम तारीख आई। तहसील में फैसला होना था। गांव से कई लोग आए, कुछ तमाशा देखने, कुछ गवाही देने। मोहन भी आया, सरसों भी। सरसों पहली बार उस कमरे में गई थी। दीवारें ऊंची थीं, कुर्सियां भारी, और आदमी बहुत छोटे लग रहे थे। कागज खोले गए, हिसाब पढ़े गए। लाला भवानी दास आत्मविश्वास से भरा था, क्योंकि कागज उसके पक्ष में थे। मोहन चुप खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, न पिता का नाम लिया, न आंसू दिखाए। जब उससे पूछा गया कुछ कहना है, तो वो बहुत धीरे से बोला। उसने कहा, मेरे पिता इस जमीन पर 30 साल झुके। उन्होंने कभी कागज नहीं मांगे, बस काम किया। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। मोहन ने आगे कहा, अगर ये जमीन कागज से चलती है तो आप इसे ले लीजिए, पर अगर ये जमीन सांस से चलती है तो ये मेरी है। ये कोई भाषण नहीं था, बस थका हुआ सच था। अधिकारी ने फिर कागज देखे, पुराने रिकॉर्ड निकाले, नाम पढ़े, और पहली बार कागजों में एक गलती निकली। वो गलती छोटी नहीं थी। जमीन कभी पूरी तरह लाला के नाम गई ही नहीं थी। फैसला सुनाया गया। जमीन मोहन के नाम रही। लाला भवानी दास खामोश हो गया, क्योंकि कागज आज मिट्टी के साथ खड़े थे। सरसों वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी सांस थी, जैसे किसी बोझ ने अचानक उसे छोड़ दिया हो। मोहन सीधे खेत गया, वहीं जहां हरदेव दफन था। उसने मिट्टी को छुआ और बहुत देर तक वैसे ही बैठा रहा। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ जीतें शब्द नहीं मांगती। समय बीतता गया। मोहन ने जमीन बेची नहीं, किराए पर दी। खेती बदली धीरे धीरे। वो शहर नहीं गया, शहर अब उसके भीतर था। सरसों अब कम बोलती थी, पर जब बोलती तो बच्चों को कहती, इस मिट्टी को नजर से नहीं, हाथ से पहचानो। हरदेव की कब्र अब सिर्फ कब्र नहीं थी, वो एक निशानी थी कि कोई आदमी यहां पूरी तरह जिया था। सोनापुर अब भी वही था, गरीब, धीमा, थका हुआ। पर एक बात बदली थी। अब लोग जानते थे, मिट्टी हर बार हारती नहीं। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे जमीन में दफन हो जाती हैं, और जब अगली पीढ़ी उस जमीन को छूती है तो वे फिर से जिंदा हो जाती हैं। ये कहानी हरदेव की नहीं थी, ये कहानी मोहन की भी नहीं थी। ये कहानी उस मिट्टी की थी जो हर बार किसी न किसी आदमी में सांस लेती रहती है। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा, कृपया अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि मैं अगले कहानी में आपके लिए और बेहतर कहानी बना सकूं। अगर आपको मेरा मेहनत और ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।